अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर है हमारा जिस टॉपिक पे वो है मोमेंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, पेज नंबर 136 पे है ये। और जैसा कि हमने मोमेंट्स के बारे में पढ़ा पिछले इतने सारे लेक्चर्स में, हमने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और उसमें हमने दो वेल नोन जो थे मोमेंट्स पढ़े। एक हमने मीन पढ़ा और एक हमने वेरिएंस पढ़ा। मीन जो है वो हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है और वेरिएंस जो है वो हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन में, जैसे कि इस टॉपिक से आप लोगों को नज़र आ रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, उनके फिर जो मूवमेंट्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। अब रैंडम लीनियर कॉम्बिनेशन जो टर्म है इससे आप लोग तकरीबन सब लोग फेमिलियर होंगे। ठीक है, कि हमने हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स होंगे और हम उनके साथ कुछ कांस्टेंट लगा के, मतलब ज़ाहिर है उनको सम करके लिखते हैं तो वो हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उनकी अब हमने उनके जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। आइदर वो मीन है, वेरिएंस है या कोवेरिएंस है। हाँ ठीक है, हमने कोवेरिएंस के बारे में भी पढ़ा जो हमारे दो रैंडम वेरिएबल्स की जो थी प्रोडक्ट मूवमेंट में बेसिकली वो जो है कोवेरिएंस हमने पढ़ा। अब इसमें हमने क्या करना है कि यही कि मीन और वेरिएंस के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह कोवेरिएंस भी हम इनकी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास ये है कि ज़ाहिर है हमें कोई भी डाटा गिवन होगा तो फिर हम उस पर सिंपल हम एक ये हमें रिजल्ट दिया गया है हम इसको अप्लाई कर देंगे और हमारे पास जहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा रैंडम वेरिएबल्स का वहाँ पे हम मीन एंड वेरिएंस, या फिर हम नेक्स्ट एक हमारे पास और थ्योरम होगा कोवेरिएंस के लिए, तो वहाँ से हम कोवेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। if x1 x2 and xn are random variables, ठीक है, हमारे पास n random variables given है और हमने उनको linear combination में लिख लिया है। y is equal to summation I is equal to 1 to n ai xi। ठीक है, जैसे obviously ये a1 x1 plus a2 x2 plus so on जो है हमारा an xn होगा और a1 a2 और an हमारे पास सारे यहाँ पे ये जो ai's हैं बेसिकली ये कांस्टेंट्स हैं। तो हम ये कहते हैं कि यह जो हमारा रिजल्ट है वो ये हमें दे रहा है कि अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हम इसका मीन फाइंड करेंगे, तो ये हमें कैसे हमारे पास आएगा कि समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n और ए आई मतलब कॉन्स्टेंट्स हमारे बाहर रहेंगे और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारी वेरिएबल्स पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली है। इस तरह के रिजल्ट हमने पहले भी पढ़े हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन पे अगर हमने एक फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो जो कि एक टर्म ऑफ जो है वो फॉर एग्जांपल x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं और हमारे पास जो है वो y जो है वो इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, तो हम y की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम इसी तरह से कर रहे होते थे कि जो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स होती थी वो एक्स की बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, उसको यूज़ करते हुए हम वाई की जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे अगर ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे एन अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उनकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएंस के लिए फार्मूला है वो है कि समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसमें एक टर्म ये है ऑब्वियसली कि हमने पहले भी इस तरह की एक टर्म पढ़ी है कि जिसमें वेरिएंस अगर हमने फाइंड करना था, अगेन वही जो ए एक्स प्लस बी, हमने एक वेरिएंस ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी हमने फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे इसी तरह से था कि हम उसके जो कांस्टेंट था ए स्क्वायर उसको हम मतलब ए स्क्वायर आ जाता था और फिर वेरिएंस ऑफ जो भी हमारा वेरिएबल था वो आ जाता था। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ हमारे पास एक और टर्म आ रही है, ये हमारे पास एक एडिशनल टर्म आ रही है कि जिसमें हमारे पास जो है वो एक तो ये टर्म है ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई और सेकेंड जो टर्म है उसके अंदर कोवेरिएंस की टर्म आ रही है। ठीक है, और इसको अभी हम देखेंगे और ये जो समीशन है बेसिकली इसका मतलब ये है कि देखें हमारी आई और जे पे दो समीशंस हैं, लेकिन हमारी आई की जो समीशन होगी वो जे से लेस चल रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आई 1 होगा तो जे हमारे पास 2 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आई 2 होगा तो जे 3 होगा। ये इसकी जो है समीशन के नीचे ये जो आई लेस देन जे लिखा हुआ है इसका ये मतलब है।
अब हम इसके जब इसका प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह से समीशन हमने इकट्ठा इसको लिखा है। नेक्स्ट जो है वो अगेन ये लिखा हुआ है कि जो आई और जे की जो है समीशन 1 to n, ऑब्वियसली अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल है तो 1 to n हमारी समीशन एक्सटेंड होगी। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक रिजल्ट यूज़ हो रहा है, थ्योरम 5 है जो कि पेज नंबर 120 पे है, और यहाँ मैंने उसको लिखा है, आप लोग भी उसको लिखोगे, ठीक है। बुक पे जब वो प्रूफ कर रहा है तो उसने फ्रॉम थ्योरम 5 लिखा है, लेकिन अगर पेपर में अगर ये थ्योरम आता है तो या जिस भी जगह आप यूज़ करते हो ऑब्वियसली आप वहाँ पे ये तो नहीं लिखते फॉर फ्रॉम थ्योरम 5 या जो भी उसकी वहाँ पे मेंशन किया गया होता है, ऑब्वियसली आपको वहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये एक जर्नल आपको एक कह लेंगे कॉमन सेंस है जो कि आपको यूज़ करनी है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास जो ये थ्योरम का जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर आपके पास C1 to Cn आपके पास कांस्टेंट्स हैं तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर फाइंड करोगे समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ci ऑफ x1 x2 सो ऑन xk। अब अगेन यहाँ पे देखें वही बात हो रही है कि मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन जो था g ऑफ x एक ले रहे थे। अगर g जो फंक्शन है के वेरिएबल्स का, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये थ्योरम पढ़ा था। इस थ्योरम का सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही हमने वहाँ पे पेज नंबर 120 के लास्ट पे ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, बस इसको हमने इसका रिजल्ट एज इट इज़ याद रखना था क्योंकि हमने इसका प्रूफ नहीं किया था। तो इसमें यह है कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ci, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ऑब्वियसली इस रैंडम वेरिएबल्स का जो फंक्शन है उस पर ट्रांसफर हो जाती है। ऑब्वियसली हमें ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है हमें ये इतना तो आइडिया हो गया है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कांस्टेंट्स पे अप्लाई होती है तो वो कांस्टेंट्स ही आ जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे भी रैंडम वेरिएबल होंगे हम कांस्टेंट्स को हमेशा जो है वो एज अ कांस्टेंट डील करके बाहर उसको ले लिया करेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू नेक्स्ट जो भी रैंडम वेरिएबल्स होंगे उन पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो हमारा ये थ्योरम है, इस थ्योरम को क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास y जो था वो x1 x2 xn की जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें गिवन था। तो अब यहाँ पे ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट थी और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे थ्योरम में चूंकि ये था gi ऑफ x1 xk, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने xi से, क्योंकि हमें तो xi हमारे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो बाकी जो कांस्टेंट थे वहाँ पे ci हैं और यहाँ पे हमारे ai's हैं, तो उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन ही है। तो यहाँ से हमने जो है हम उसके ऊपर जो कि हमें गिवन था y इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ गिवन थी y इज इक्वल टू a i x i और इन समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। तो इस पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। हमने दोनों तरफ इसकी कह लें कि मीन लिया है इस पे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की है, तो हमारे पास जो है इस थ्योरम के जो है इसको फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा कि ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स हमारे बाहर आ जाएंगे और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू xi पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था इस थ्योरम का वो तो इजीली जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे थ्योरम 5 की ये स्टेटमेंट लिखनी होगी और यहाँ पे हमें बताना होगा कि हम इसकी जगह हम xi को ले रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो अब हमारे पास है इसमें वो हमने वेरिएंस फाइंड करना है y के लिए। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वेरिएंस की ज़ाहिर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वेरिएंस क्या था हमारे पास। वो सेकंड मोमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो अबाउट मीन है। अगर हम वेरिएंस ऑफ y फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मोमेंट अबाउट जो है वो y हो जाएगा, जो उसकी मीन वैल्यू होगी y की उसके मोमेंट अबाउट मीन वैल्यू ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने जो म्यू ऑफ जो y है इसकी जगह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज़ करेंगे। मतलब इन दोनों को हम अल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें जो चीज़ चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला होता है म्यू ऑफ y, तो हम इसको ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जैसे हम इसको कर लेंगे मॉडिफाई जिस तरह से हमें चाहिए होगा। तो नेक्स्ट हमने सिंपली अभी हमने फार्मूला लिखा है वेरिएंस ऑफ एक रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें y गिवन है, यहाँ पे y की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि अभी हम फाइंड कर चुके हैं इस एक्सप्रेशन में, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
नेक्स्ट अब हमने ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कि ए आई इसको हम कांस्टेंट जो है वो दोनों में आ रहे हैं तो उनको हम कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट जो है वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई की जगह न्यू आई लिख दिया, ठीक है। आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो सिर्फ लिखने का जो मतलब था वो इस वजह से था क्योंकि हमने ये जो रिजल्ट था इसको यूज़ करना था, इस वजह से हमने म्यू वाई को ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई से चेंज किया था। अदरवाइज आप नहीं भी चेंज करना चाहते तो इट्स ओके, ठीक है, आप डायरेक्ट म्यू ऑफ वाई की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने यहाँ जब हम यहाँ पे पहुँचे, अब ने इससे आगे जो है वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि यूज़ होना है, शायद आप लोगों ने इस टर्म को पढ़ा हो, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल बेसिकली एक वर्ड है, जैसे बायनोमियल होता है इसी तरह से मल्टीनोमियल जो थ्योरम है बेसिकली वो बायनोमियल थ्योरम की कह लें कि जनरलाइजेशन है। बायनोमियल थ्योरम में आपको जैसे बाय से वर्ड से जाहिर हो रहा है, बाय में आपके पास टू टर्म्स होती हैं, ठीक है, और उन टू टर्म्स के ऊपर आपका स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या होल स्क्वायर है, ये कोई भी एन की कोई भी आपने जाहिर है पढ़ा है कि वो नॉन नेगेटिव आपके पास इंटीजर्स होते हैं, तो कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे जो बेसिकली ये है कि आपके पास जो टर्म्स है ना अंदर, अब ये वाली ये आपकी एन टर्म्स है, ठीक है, एन टर्म्स का आपने स्क्वायर लेना है। ये आपकी समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे एन टर्म्स जो हैं वो सम हो रही हैं और उनका आपने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आपको बायनोमियल थ्योरम तो नहीं यूज़ कर सकते, आप यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि वहाँ पे बुक पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि चूंकि हमने स्क्वायर के लिए यूज़ करें तो उन्होंने स्क्वायर के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया है। और ये तकरीबन फार्मूला हमने जो है बचपन में पढ़ा हुआ है 8th में, हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है और यहाँ पे 4 टर्म के लिए वो इसको जो है वो ले रहा है, उसने सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा है कि हम इस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो इसको तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है इसी तरह मल्टीनोमियल थ्योरम की एक स्टेटमेंट है, उसको हम करेंगे। ये मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं है, ये सिर्फ मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो इस टर्म पे अप्लाई किया हुआ है उसने, ठीक है। उस चूंकि हमारा जो काम था वो ये था कि यहाँ पे हमारे पास टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है हमारा ये जो उसकी पावर है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो उसने स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ एक इसको सॉल्व करने के लिए उसने हमें ये दे दिया है, ठीक है। तो हम सिंपल इसका रेफरेंस दे के भी इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मल्टीनोमियल थ्योरम है अगर हमें कहीं पे भी अप्लाई करना होगा तो हमें उसकी जो है थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए। उसमें ज़ाहिर है n इज इक्वल टू 2 तो हमेशा नहीं होगा ना, n की वैल्यू 3 कुछ भी हो सकती है, तो वो इंशाल्लाह हम जैसे ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके हम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको मल्टीनोमियल थ्योरम की जो है वो प्रॉपर जो स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गई है कि ये क्या मतलब था कि ये जो यहाँ पे अब आके हम चूंकि हमें ये ज़रूरत पेश आ गई है कि हम इसको कैसे जो है इसका स्क्वायर हम कैसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल ये तो नहीं हम कर सकते। ऑब्वियसली आपको यहाँ से इस बात का पता चल रहा है कि हमारे पास A1 से लेकर AN तक कुछ टर्म्स हैं। अगर आप इसको एक एक मतलब एक नज़र के लिए आप इसको रहने भी दें, सिर्फ एक इतनी छोटी सी टर्म को भी आप उठाएं, तो अगर आप देखें कि ये n टर्म्स हैं, इनका हम स्क्वायर ले रहे हैं, ये n टर्म्स सम हो रही हैं और उनका स्क्वायर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस तरह से तो नहीं आ सकता कि हर एक का स्क्वायर आ जाएगा और बस बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो a का स्क्वायर आता है प्लस b का स्क्वायर आता है और फिर एक टर्म हमारे पास 2ab वाली टर्म आती है, ठीक है। इसी तरह इसीलिए उसने जो है इस चीज़ को यूज़ किया है कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह का जो सिनेरियो आता है, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे इस पे। तो पहले मैं इसको जो है वो ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, सारी टर्म्स को i इज इक्वल टू 1 to n। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये a1 a2 आ गया, मेरे पास a3 आ गया, प्लस सो ऑन an तक मेरे पास ये टर्म्स आ गई, ठीक है। अब आपको क्लियर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि हमारे पास ये n टर्म्स हैं जिनका हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब हमने जब इनका स्क्वायर लेना है तो ऑब्वियसली उसी चीज़ को हमने फॉलो करते हुए, ये जो भी हमने उसने हमें ये बताया है इसी को हम फॉलो करते हुए इनको कर लेंगे।
इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने सबसे पहले तो जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उन सब का स्क्वायर आना होगा, ठीक है, उन सब का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद फिर हमारे पास जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है फर्स्ट सेकंड टर्म आ गई और उसके बाद 2ab आता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म्स जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं और उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है कि हमारे पास n टर्म्स का पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, जितनी भी हैं उनका सेपरेटली हर एक का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब इनके ज़ाहिर कम्बिनेशन आने हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले 2ab, अब ज़ाहिर है a1 और a2, यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम a2 और a3 ले रहे हैं, फिर इसी तरह से सो ऑन, ये हमारा an-1 और an तक जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ज़ाहिर है साथ वाली टर्म है वो तो एज इट इज, फर्स्ट टर्म पूरी यही है ना, तो फर्स्ट टर्म a1 x1 माइनस म्यू1 है, तो सेकंड टर्म जो है वो a2 x2 माइनस म्यू2 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको पूरे को ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इसको क्या करना है कि ऑब्वियसली ज़ाहिर ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो आप इनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं, इनको बाहर इकट्ठा लिख लें, तो अदरवाइज जिस तरह से भी आपको इजी लगता है वो आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको दोबारा से कंबाइन करेंगे। अब हम ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म्स हैं हमारी, जो यानी जो स्क्वायर हो रही हैं, उनको हम एक इकट्ठा कर लेंगे और टू वाली जो सारी टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक, उन सबको अलहदा से कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या किया है कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमने ये 2 और समीशन i लेस देन j। अब यहाँ से आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं i लेस देन j, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि देखिए सबसे पहले a1 है फिर a2 है, नेक्स्ट टर्म में आप a2 और a3 पे चले जाते हैं, यानी आपका जो i इंडिसेस है, i का जो इंडेक्स है वो हमेशा आपके j के इंडेक्स से एक कम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लास्ट टर्म पे भी अगर जाते हो तो n-1 ठीक है होगी, और फिर आपके पास जो सेकेंड ये वाली टर्म थी वो an जो थी उसका an है, ठीक है। ये मैंने इसको पहले लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी वजह से हमारे पास जो है ये समीशन की अब आप लोगों को समझ आ गई है कि ये हमने क्यों लिखा है, और क्योंकि हम i और j की टर्म्स में लिख रहे थे तो इसीलिए हमें ये मेंशन करना पड़ा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो है वो ये टर्म्स इसी तरह से आ जाएंगी, और हमने वही थ्योरम, उसको मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि अब ज़ाहिर 5, आप कोई भी उसको नाम रख सकते हैं, ए रखते हैं, बी रखते हैं, कोई भी थ्योरम 1 कर दें उसको, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन दोबारा, यानी कि आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली हम एक ही थ्योरम के प्रूफ में दोबारा तो थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि हम अगेन उस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं और उस थ्योरम की कोई ना कोई हम उसको लेबल कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर हम उसका रेफरेंस दे सकें बाद में। तो यहाँ पे फिर हम अगेन ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, वही थ्योरम 5 जो था, जिसको मैंने थ्योरम स्टार का नाम दे दिया वहाँ पे, तो उसको हमने अप्लाई किया है। तो अगेन वही चीज़ है कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी देखें, आप लोग ने शायद नोटिस किया हो कि ज़ाहिर है वो हमारी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा था वो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर जो ब्रैकेट थी उसमें ये सारा काम था जो स्केयर खोलने का था, क्योंकि जो स्केयरिंग थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर थी, ठीक है। हमने पहले उस स्केयरिंग को खोलना था और उसके बाद ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने अगेन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हमारे बाहर आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी वेरिएबल्स पे जाके अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड वाली समीशन जो थी, हमारी सेकेंड वाली टर्म थी, उसमें भी हमारा इसी तरह से होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दोनों पे इकट्ठे जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। चूंकि ये दो प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास वेरियंस है ऑफ x1 की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर ये xi के लिए है, तो ये वेरियंस ऑफ xi आ जाएगी। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट टर्म है, अगर आप ये देखें ये प्रोडक्ट मूवमेंट है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, को वेरियंस ऑफ xi और xj आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसमें जो है मल्टीनोमियल थ्योरम जो मैं आपसे कह रही थी कि उसको हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो बेसिकली जनरलाइजेशन है बाइनोमियल थ्योरम की। वैसे तो ज़ाहिर उसने यहाँ पे उसको यूज़ किया तो उसने थोड़ी सी उसका रेफरेंस दे दिया, लेकिन चूंकि हमने ये टर्म पढ़ी है और हमें पता होना चाहिए हम आगे भी इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़रा मतलब
जो है वो थोड़ा सा हटके हो गया, लेकिन एज इट मतलब इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल ऑफ द वे चले गए। तो लेकिन ये आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है, ठीक है। ये बेसिकली जो थ्योरम है ये हमें कोई भी एक्सप्रेशन अगर फॉर एग्जांपल x1 टू xk कोई है और n जो है कोई इंटीजर वैल्यूज है n की, उसके लिए हमें बेसिकली ये थ्योरम जो है वो फार्मूला एक प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो हमारे पास ये इसका जो है वो फार्मूला है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का। अब इस फार्मूले की जो है बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है कि फार्मूला किस तरह का है, ठीक है। देखें, अब उसने यहाँ पे n1, n2, n3 और nk यूज किए हैं। अब ये जो n1, n2, n3, nk हैं बेसिकली आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे n गिवन होगा, ठीक है। आपने उस n को फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है तो 2 को आप 1+1 भी लिख सकते हो, 2+0 भी लिख सकते हो और 0+2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट आपकी जो है वो सम करके आपका ये 2 आ जाता है। तो ये बेसिकली इसकी कम्बिनेशन होगी n को लिखने की, ठीक है। क्या n को कितनी दफ़ा आप लिख सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि वेरिएबल के फिर जो पावर है वो इसी तरह से आती है, जैसे बाइनोमियल में भी आप करते थे कि एक की अगर आप की इंक्रीज हो रही होती थी और दूसरे की डिक्रीज हो रही थी, लेकिन उनको सम करके आपका n ही टोटल बन रहा होता था, ऐसा ही था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से होगा कि आपके जो भी वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन 4 अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आप उनको ऑब्वियसली वेरिएबल्स जितने भी आपके पास होंगे और आपके पास यहाँ पे जो n होगा वो कोई ना कोई ज़रा आपके पास वैल्यू होगी, 2 है, 3 है, तो आप उसको इसी तरह से डील करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे x1 x2 है तो उसके ऊपर यहाँ पे 3 आ रहा है तो ज़ाहिर है x1 का एक दफ़ा आपको आप अगर फार्मूला देखते हो a+b का होल क्यूब तो वो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है, ठीक है। यानी कि ab² वाली देख लें अब टर्म जो है वो क्या हुई है कि 1+2 है, 2+1 है, 3+0 है, 0+3 से ही ये फार्मूला बनता है। तो इसमें भी हमने इसी तरह से करना है कि हमारी जो टर्म्स हैं उनका जो बेसिकली हमने जो सम है वो n के इक्वल लेना है और यहाँ पे वही n1, n2, n3 फैक्टोरियल वही वाला जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे उनके ये फैक्टोरियल आएंगे और यहाँ पे जो भी x1, x2 सो ऑन xk आपके वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो गिवन है टर्म्स उनकी जो पावर्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूला को समझने के लिए कि ये किस तरह से एक्सपेंड होता है इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक एक्सपेंशन लेनी है इसके लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा n था 3, ठीक है। अब n1 हाँ एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो आपके ये n1, n2 और nk हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। 0 हो सकते हैं लेकिन माइनस कभी नहीं होंगे, 0 और पॉजिटिव ज़ाहिर है उनका ही कम्बिनेशन बनेगा आपका। तो अगर आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो n के लिए आपके देखें n1 प्लस n2 प्लस n3 के लिए ये कुछ जो है कम्बिनेशंस बन रहे हैं 3 प्लस 0 0, यानी फर्स्ट वन को 3 रख रहे हैं, इसी तरह सेकंड को 3, फिर थर्ड को 3 और या फिर आप फर्स्ट को 2 और सेकंड को 1, इसी तरह से ये सारे जो है मैंने कम्बिनेशन यहाँ लिख लिए हैं। आप लोग खुद भी इसको जो है वो देख सकते हैं कि इसके अलावा और यहाँ पे कम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अच्छा, तो अब हमने इन्हीं कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्योंकि फार्मूले में हमारे ये था कि यहाँ पे सबसे पहले n का फैक्टोरियल आएगा यानी 3 का फैक्टोरियल, फिर हमने जो भी कॉम्बिनेशन लिया होगा यानी कि यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन लिया तो n1 का मेरा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, n2 मेरा 0 है, n3 भी 0 है। ऑब्वियसली साथ जो टर्म यहाँ पे x1 की पावर में आ रही है या x2 की पावर है तो वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। x1 की पावर 3 आ गई, x2 की पावर 0 है और x3 की पावर 0 है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम नेक्स्ट वन करेंगे और फिर ये सारी टर्म्स हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इसका मतलब है फर्स्ट वन का पावर 2 है, सेकेंड वन की पावर 1 है और इसी तरह से हमारे पास जो है ये सारे नेक्स्ट हम लिख लेंगे। ये मैंने सारे खोल के लिखे हुए हैं, आप लोग इसको आई थिंक सो कि मुझे इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको देखोगे तो आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट फिर मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे जो है ये फैक्टोरियल आगे तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक है। जब सिंप्लीफिकेशन किया और मेरे पास ये फार्मूला आ गया तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा, मैंने जैसे ये एक फार्मूले के लिए किया है, सॉरी यहाँ पे जो है वो 2 की जगह 3 आना है तो ये प्लीज़ आप ठीक कर लीजिएगा। तो
ठीक है, ये समझ आ गई है। अब आप लोग इसी फार्मूले को आप 4 के लिए कर सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स लेके उसकी पावर 3 ले सकते हो। तो ये बेसिकली अब आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं टास्क दे रही हूँ, हर कोई अपना अपना लिहाज से जो भी करेगा तो वो, यानी कि सब लोग डिफरेंट अपना अपना करें, ठीक है। आप लोगों को मजा आएगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट ये कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए मल्टीनोमियल का, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम था। नेक्स्ट अब हम दोबारा अपने जो है हमारा था जो सब जिस पे हम टॉपिक जो था उस पे हम थे, दोबारा हम उसी पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये देखा कि ये हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस जो है वो हमारी दो रैंडम वेरिएबल की ज़ीरो होती है अगर वो दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है कि अगर हमारे रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और हमने उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो जो उनकी वेरिएंस आएगी उसमें हमारे पास ए आई स्केयर और जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है, वो यानी कि वो जो हमारी सेकंड वाली टर्म है वो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो इस वजह से कि जाहिर है जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी कोवेरियंस जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और इसीलिए वो वहाँ से टर्म वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसको उसी थ्योरम की ये क्रोलरी हमने ली है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। अगर प्रूफ करना भी हो तो ये कोई मतलब इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसीलिए उसने ये प्रूफ इसका रहने दिया। तो हमने इसको बेसिकली रिजल्ट को ही यूज़ करना है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिस पे हम ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इससे तो ये हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं 3 एक्स वाई और जेड, ठीक है। इनके हमारे पास मीन वैल्यूज़ गिवन है, वेरिएंस जो जो वेरिएंसेस हैं वो भी गिवन है, इनकी कोवेरिएंसेस भी गिवन है। हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करनी है। इस जो है एक लीनियर कॉम्बिनेशन उसने हमें दिया एक्स वाई और जेड की, इसकी हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपना जो थ्योरम 14 है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर y ये हो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था कि W अगर हमारे पास ये गिवन था इस पे हमने अप्लाई करना है ये वाला थ्योरम, तो ऑब्वियसली हमारी जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो जाके आगे अप्लाई हो जाएगी और हम इनको सबको समीशन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने इसको सिंपली इसको अप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की हैं और जो भी ये हमारे पास सारी गिवन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट उसने जो है वेरिएंस फाइंड आउट किया, तो वेरिएंस के लिए जो था फार्मूला जो था वो ये था, ठीक है। अभी हमारे पास जो है एक्स वाई और जेड उसने हमें रैंडम वेरिएबल दिए हैं लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो फिर हमारे पास जो है वेरिएंस फाइंड करने में ये हमारी टर्म जो है वो वैनिश हो जाती, ठीक है, क्योंकि कोवेरिएंस हमारे पास उनकी ज़ीरो आ जाती। अभी तो चूंकि ये जो रैंडम वेरिएबल उसने हमें गिवन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने इसमें जो है थ्योरम 14 ही अप्लाई करेंगे हम, जिसमें ये है कि ये हमारा फार्मूला है उसका थ्योरम जो वेरिएंस का है, ठीक है। तो अब हम वो इस पे अप्लाई कर देंगे। W जो था हमारे पास जो गिवन था W इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 2z, ठीक है। तो इस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट्स के हमारे पास स्केयर आ जाएंगे, 3 का स्केयर आ गया, फिर वेरिएंस ऑफ x आ गया, फिर प्लस ये सेकंड कांस्टेंट -1 का स्केयर आ गया, वेरिएंस ऑफ y आ गया, प्लस 2 आ गया, 2 का स्केयर आ गया और वेरिएंस ऑफ z आ गया, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट टर्म ये जो है मैंने ये 3 जो टर्म्स थी ये इस फर्स्ट टर्म से ये आ गई हैं। फिर जो सेकंड वाला है उससे हमारे पास क्या आएगा कि 2 है फार्मूले का ऑब्वियसली, और ये ए आई और ए जे यानी फर्स्ट कांस्टेंट आ जाएगा, सेकंड कांस्टेंट आ जाएगा और फिर कोवेरिएंस हम फाइंड करेंगे, मतलब जिसका भी हम फाइंड कर रहे होंगे। अगर x और y का फाइंड कर रहे हैं तो x का कांस्टेंट, y का कांस्टेंट, y और z फाइंड कर रहे हैं तो y का कांस्टेंट, z का जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह x और z फाइंड कर रहे हैं तो x और z के जो भी कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये सिंपल मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो जो है ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सरसाइजेज हैं तो वो मैं भी आपको देख के बताती हूँ। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं तो वो फिर हम इनको इंशाल्लाह अभी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।